ये चाइना का एक शहर शंघाई है। लेकिन क्या आपको पता है 40 साल पहले यहाँ कीचड़ भरी सड़कें और टूटे हुए घर थे। यहाँ के लोग एक टाइम के खाने के लिए भी दिन रात मेहनत किया करते थे। पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा थी, पर आज चाइना की पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है और दुनिया में चाइना की इकोनॉमी सेकंड नंबर पर है। तो ये शिफ्ट अचानक 40 सालों में चाइना में कैसे आया, कैसे आज चाइना ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पे है, डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। World's second largest economy, The world's second largest economy managed the fastest sustained growth of any major economy ever recorded. China, the world's number 2 economy, is on holiday for the world's second largest economy expanded. China has officially become the number 2 economy in the world. Years since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic power. कहानी शुरू होती है 1644 में। उस टाइम पे चाइना में मिंग डायनेस्टी का रूल था, लेकिन तभी चाइना की कैपिटल बीजिंग को एक रेबल लीडर ली जिचैंग ने कैप्चर्ड किया। तो मिंग डायनेस्टी के ऑफिसर्स ने चाइना के नॉर्थ ईस्ट में एक चिन डायनेस्टी रूल करती थी, उससे हेल्प मांगी। तो चिन डायनेस्टी ने उनकी हेल्प करी और चाइना की कैपिटल बीजिंग से ली जिचैंग को हटाया, लेकिन वो खुद बीजिंग पे रूल करने लगे। तो ऐसे चाइना में मिंग डायनेस्टी से चिंग डायनेस्टी का रूल हुआ। चिन डायनेस्टी ने चाइना को बहुत पावरफुल बनाया और इंटरनेशनली पहचान दिलवाई, क्योंकि उस टाइम पे चाइना की चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। बट 18वीं सेंचुरी के एंड तक यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, तो उनको एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने चाइना को टारगेट किया। ब्रिटिशर्स ने चाइना को उनकी चाय के बदले उनको ओपियम दिया, अफीम दिया, जिससे पूरा चाइनीज एम्पायर नशे में डूब गया। और जिन कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया, उसको रोकने की कोशिश करी, तो फर्स्ट ओपियम वॉर स्टार्ट हुआ, जिससे चाइना को हांगकांग ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। इसलिए कहते हैं कि 1840 से 1949 तक चाइना में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का टाइम था। बाहर देश के लोग रूल करते रहे और चाइना की जनता भूखी, बीमार और होपलेस होती गई। 1911 में 2000 साल से चाइना में चली आ रही साम्राज्यशाही इंपीरियलिज्म खत्म हुआ, चिन डायनेस्टी का पतन हुआ और अब सत्ता सुन यत सेन के अंडर आई। सुन यत सेन चाइना की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर थे, बट इनकी सत्ता में चाइना में स्टेबिलिटी नहीं आई। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वॉरलॉर्ड आते रहे। जापान के हमले और चाइना के सिविल वॉर ने चाइना को तबाह करके रख दिया था। बट 1931 में माओ जेडोंग ने चाइना में रेड आर्मी बिल्ड करी और गोरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी डेवलप करी। और लंबी लड़ाई के बाद 1949 में माओ की सेना ने, माओ की आर्मी ने नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हराया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी। माओ के सत्ता में आते ही उसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान स्टार्ट किया। इसमें था कि किसानों को जमीनें दी जानी थी, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था। और उसने कहा कि किसानों के खेतों में स्टील प्रोडक्शन किया जाए, मतलब स्टील प्लांट लगाए जाएंगे। इसीलिए किसानों ने अपने खेतों में, अपने घरों के गार्डन में छोटे छोटे स्टील प्लांट लगाए। बट एंड में हुआ क्या, स्टील बहुत लो क्वालिटी की थी और इस स्टील के प्रोडक्शन के चक्कर में फसलें बर्बाद हुई और 3 साल में लगभग करोड़ों लोग मारे गए थे। फिर 1966 में माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। एक मिनट को, ये कल्चरल रेवोल्यूशन नाम से लग रहा होगा कि कल्चर में कोई रेवोल्यूशन किया माओ ने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस प्रोग्राम का मेन गोल ये था कि माओ अपने अपोजिशन को सप्रेस करना चाहता था, उनको दबाना चाहता था। इसलिए उसने 1931 की तरह यहाँ रेड आर्मी की जगह यहाँ रेड गार्ड बनाए। इनका काम बेसिकली ये होता था कि अगर कोई भी माओ को क्रिटिसाइज करता है या माओ की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, तो ये रेड गार्ड उस पर वायलेंस करते थे, उनको सरेआम परेशान किया जाता था। ये माओ का एक प्रोपेगेंडा था जिससे लोग डर जाएं, वो अपनी आवाज उठा ना सके। माओ का प्लान तो सही था कि वो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहता था, बट एंड टू एंड वो था तो एक डिक्टेटर ही, तो उसने आम लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। इसीलिए माओ की पार्टी के कुछ लोग माओ को सपोर्ट नहीं करते थे। उनमें से ये एक नाम था डेंग जियाओपिंग का, जिसको आज के प्रेसिडेंट चाइना का गॉडफादर भी कहते हैं। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हुई और सत्ता अब डेंग जियाओपिंग के हाथों में आ गई। डेंग जियाओपिंग ने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की कोशिश करी और उसने बोलुआन फंजेंग नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब कि एलिमिनेटिंग केओस एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल। ये प्रोग्राम रेफर करता है कि डेंग जियाओपिंग ने चाइना में सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे। बेसिकली हुआ क्या था कि जब माओ जेडोंग की डेथ हुई थी तो उसने अपना सक्सेसर हुआ गेओफेंग को बनाया था, तो डेंग जियाओपिंग ने उसको रिप्लेस किया था। इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जिससे जो माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया था उससे जो लोगों पे
इम्पैक्ट पड़ा था उसको डेंग जियाओपिंग ने यहाँ ठीक करने की कोशिश करी थी। खैर अपनी कहानी पे वापस आते हैं। 1978 में डेंग जियाओपिंग ने रिफॉर्म स्टार्ट किए और इसी में वो ओपनिंग अप प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसमें चाइना के मार्केट्स बाकी देशों के लिए खोले जाने थे। फिर उसने एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म किया जिसमें उसने 9 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम स्टेब्लिश किया जिससे चाइना की एजुकेशन बेहतर हुई। और इसीलिए जब चाइना के कुछ एरियाज में SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने तो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई। तो इसके लिए पहले से ही चाइना में स्किल्ड और एम्पावर पॉपुलेशन थी जिससे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हुई। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि चाइना का एक छोटा सा शहर था शेनजेंग 1980s में, वहां लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे और पॉपुलेशन मुश्किल से 30,000 के करीब रही होगी। और 20 सालों बाद सन 2000 में वही शहर एक मेट्रोपॉलिटन शहर बना। तो आज वही शहर चाइना के बिगेस्ट शहरों में जाना जाता है। 1980 से सन 2000 तक चाइना में हुए रिफॉर्म्स के चलते किसानों को अपनी फसल बाजार में बेचने की छूट मिली। छोटी छोटी फैक्ट्रीज अब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगी थी और देखते ही देखते 2000 तक एक्सपोर्ट बूम कर गया। इसको भी आप ऐसे समझ के देखो कि जब 1980s में इंडिया की GDP $320 बिलियन थी तो वहीं चाइना की GDP $360 बिलियन के आसपास थी। बट आज हम $4 ट्रिलियन पे हैं और चाइना लगभग हमसे 4-5 गुना आगे है। और ऐसा नहीं है कि चाइना में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुए तो वहाँ डेमोक्रेसी भी आ गई। डेंग जियाओपिंग माओ जेडोंग की तरह ही एक डिक्टेटर था। वो कहता था इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट इज कैचेज माइस। मतलब आइडियोलॉजी भले ही कैसी हो, ओनली रिजल्ट्स मैटर करते हैं। और इसी डिक्टेटरशिप के चलते 1989 में चाइना के तियानमेन स्क्वायर में एक मैसेकर हुआ जिसको आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। 2001 के बाद चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के मेन स्टेज पे खड़ा था। दुनिया भर के बिजनेसेस को पता था कि अगर तेज और सस्ता चाहिए तो चाइना में बनवाओ। खिलौनों से लेके स्मार्टफोन तक और जूतों से लेके डेली घर में यूज करने वाली एसेंशियल चीजों तक अब हर सामान मेड इन चाइना अब हर घर में पहुंचने लगा था। आप अभी जिस कमरे में बैठे हो वहाँ एक ना एक सामान मेड इन चाइना जरूर होगा। अगर नहीं भी होगा तो आप ये वीडियो जिस मोबाइल में देख रहे हो उसका मैन्युफैक्चरर शायद चाइना में हुआ हो। बट 2010 तक आते आते चाइना ओनली मैन्युफैक्चरर तक लिमिटेड नहीं रहा, उसने इनोवेशन को आगे बढ़ाया। इसीलिए हुआवे जैसे कंपनी दुनिया भर में टेलीकॉम को चैलेंज कर रही है। अलीबाबा ने ई-कॉमर्स का चेहरा बदल दिया और वीचैट ने व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट दिया। इतना ही नहीं, चाइना में साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाया गया जिससे चाइना में आज बुलेट ट्रेन और साइंस पार्क देखने को मिलते हैं। फिर 2013 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद वही डिक्टेटरशिप वाले एक्शन सामने आने लगे। बात ये थी कि डेंग जियाओपिंग रिजल्ट और रिसर्च पर बिलीव करता था, बट इसके अपोजिट शी जिनपिंग की बेल्ट रोड इनिशिएटिव और लैंड एक्विजिशन जैसी पॉलिसीज उसको माओ की तरह ही एक डिक्टेटर बनाती हैं जो बिना सोचे काम करता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप जानना चाहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में एजुकेशन के इम्पैक्ट में हम कहां पीछे रह गए, तो आप मेरी राइज एंड फॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो यहां देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।